नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के प्रश्नों को हमने देख लिया है। आइए आज देखते हैं इकोनॉमी से जुड़े प्रश्नों को। प्रश्नों पे जाने से पहले आइए हम आपको सिलेबस थोड़ा सा दिखा देते हैं कि सिलेबस में क्या है। उसके बाद बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ, क्योंकि सिलेबस हमको बताएगा कि प्रश्न कहाँ से आएंगे और कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे और इसमें टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। इसके अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। जबकि दूसरे टॉपिक में है 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। और तीसरा है 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषिगत सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। तो फ्रेंड्स आइए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। शिफ्ट 1 बुकलेट सीरीज 1 का पहला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। मैं आपको बता दूं कि देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो होता है आरबीआई, और आरबीआई जो सभी वाणिज्यिक बैंकों का हेड होता है और ये सभी बैंकों को ऋण देता है, कर्ज देता है, और ये कर्ज जिस रेट पे दिया जाता है उसी रेट को बैंक दर या बैंक रेट कहा जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एसबीआई इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। यहाँ सृजन होना चाहिए, सर्जन लिखा है। ए कोई असर नहीं होगा, बी घट जाएगी, सी बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि नगद कोषानुपात होता क्या है। इसको कैश रिजर्व रेशियो CRR बोलते हैं। नगद कोषानुपात या CRR किसी वाणिज्यिक बैंक में जो कुल जमा राशि होती है उसका वह एक निश्चित भाग होता है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होता है। मान लीजिए कोई बैंक है जिसकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की है, तो इसका एक कुछ निश्चित प्रतिशत भाग ये बैंक आरबीआई के पास जमा करेगा और बाकी जितने पैसे बचेंगे उसी पैसे से वो साख सृजन अर्थात अपना कामकाज चलाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि इसमें अगर साख सृजन में मान लीजिए सपोज कीजिए कि 4% इसका आरबीआई के पास रखती है और 4 से घटा के अगर 3.5 किया जाता है तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, साख सृजन जो है वो बढ़ जाएगा। दर और साख सृजन में विलोम संबंध होता है, अर्थात यदि दर घटेगी तो साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी और यदि दर बढ़ती है तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता घट जाती है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी वैश्विक। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ अर्जित करना होता है और जो अर्थव्यवस्था के संसाधन होते हैं उन पे उनका निजी अधिकार होता है। नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ए आरबीआई गवर्नर, बी भारत के राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए आरबीआई गवर्नर। 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उन सब पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो उस समय हमारा आंसर होगा वित्त सचिव। लेकिन यहाँ 100 रुपये के नोट के बारे में पूछा है तो उस पर आरबीआई के गवर्नर का ही हस्ताक्षर होता है। और आपको बताते चलें कि भारत में 1935 से पत्र मुद्रा अर्थात जो कागज़ के नोट है इसका निर्गमन आरबीआई के जिम्मे लगा दिया गया और तब से आरबीआई ही इसको जारी करता रहा। 1938 में जॉर्ज पंचम के स्थान पर जॉर्ज षष्ठम का चित्र नोटों पर छापा जाने लगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद इस पर अशोक स्तंभ के चिन्ह नोटों पर या सिक्कों पर आने लगे और 1996 में आते आते नोटों पर अशोक का जो लॉट था उसको हटाकर
महात्मा गांधी जी का चित्र लगाया गया। एक और फैक्ट है कि 2005 से जो नोट छपते हैं उन नोटों के पीछे आप देखेंगे कि वो नोट कब छपे हैं, किस वर्ष में छपे हैं, उसमें ईयर दिया रहता है। तो ये छापना शुरू हुआ था 2005 से और उस समय जो गवर्नर थे वो वाई.वी. रेड्डी थे। पांचवा और अंतिम प्रश्न है पहले शिफ्ट का, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ए. फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, बी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी. फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी. फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह एक्ट 1999 में आया था। फेमा का जो मूल उद्देश्य था वो विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुगम बनाना था और विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण के लिए यह व्यवस्था लाई गई थी। फेमा से पहले जो एक्ट था वह फेरा था, जो 1973 में अस्तित्व में आया था और इसी 1973 के अस्तित्व को चेंज करते हुए 1999 में फेमा लाया गया। फेरा का फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, यानी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके जगह पर रेगुलेटरी था। तो प्रश्न 2 पूछा सकता है, फेरा की स्थापना कब हुई थी? 1973 में और फेमा की 1999 में। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फेरा का बदला हुआ रूप कौन सा है? तो आप बताएंगे फेमा। आइए नज़र डालते हैं दूसरे शिफ्ट में पूछे गए 5 इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ए. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी. वित्त मंत्रालय, सी. नीति आयोग, डी. RBI। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। आपको बताते चलें कि पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये किया था 1867-68 में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ए. कृषि, बी. द्वितीयक, सी. प्राथमिक, तृतीयक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी. तृतीयक। सेवा क्षेत्र को तृतीयक रूप में भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंतर्गत वे आते हैं जो पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, जैसे कृषि। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनिज इत्यादि जो होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और इनको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेड कॉलर जॉब का संबंध किससे होता है? तो आप बताएंगे प्राथमिक क्रियाकलाप से। दूसरा होता है विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं और इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, जैसे लौह उत्पादक, वस्त्र उत्पादन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि जो होते हैं ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र में जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको वाइट कॉलर कहते हैं और जो ब्लू कॉलर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संलग्न जो श्रमिक होते हैं उनको ब्लू कॉलर कहते हैं। तो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर का संबंध किस क्षेत्र से है? द्वितीयक क्षेत्र से, जबकि रेड कॉलर का प्राथमिक क्षेत्र से। और तृतीयक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ए. नॉर्मन एडवर्ड, बी. MS स्वामीनाथन, डी. डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी. बलवंत राय मेहता। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी. वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से या श्वेत क्रांति से। ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1965 में। जबकि बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज के त्रिस्तरीय विभाजन से है। नेक्स्ट, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ए. व्यक्तिगत कर, बी. नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, सी. शेयरों की कीमत, डी. ब्याज दर। तो इसका सही आंसर है बी. नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। जबकि यदि व्यक्तिगत कर में वृद्धि होती है तो वहाँ पे निवेश की संभावना क्या होगी? बहुत ही कम हो जाएगी। शेयरों की कीमत से निवेश में वृद्धि का कोई लेना देना नहीं है, जबकि ब्याज दरों में वृद्धि निवेश पर सीधा सीधा असर डालती है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा सी. नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अर्थात मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने 10 रुपये कहीं लगाए हैं और इसने अनुमान किया है कि हमें यहाँ से 2 रुपये का मुनाफा होगा,
लेकिन अगर ये मुनाफा 2 रुपये 25 पैसे या 2 रुपये 50 पैसे हो जाता है तो वो क्या होगा, वहाँ निवेश की संभावना अधिक बढ़ेगी। चूँकि इसको प्राप्ति अनुमान से ज़्यादा हुआ है इसलिए निवेश में और वृद्धि की संभावना यहाँ पे हो जाएगी। दूसरे शिफ्ट का आखिरी प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी, पीवी नरसिम्हा राव। एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण उस समय जब हुआ था 1991 में तो पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और इन्हीं का जो मुख्य सुझाव था उसी के आधार पर भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो ये रहे हमारे इकोनॉमिक्स के शिफ्ट 1 के 5 और 5 कुल 10 प्रश्न। तो आप इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को टर्म को समझने की कोशिश कीजिए और इकोनॉमिक्स के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, बशर्ते आप टर्म को देखते हैं। ये एक कड़ी के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।